हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था कि बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हम उनमें चाहे वाटर डाल दें यानी उसका डाइल्यूशन कर दें, उसमें 1 और 2 ड्रॉप्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, या उसको काफी लॉन्ग टाइम तक छोड़ दें, यानी काफी लंबे टाइम तक रखने पर भी ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग उसका पीएच अनचेंज रहता है, पीएच रिमेन सेम। फिर ये मैंने बताया था कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन ये दो तरह के हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है वीक एसिड, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट इसका मिक्सचर होता है। और इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन को हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कह इसलिए रहे हैं कि इसका पीएच स्लाइटली 7 से लेस होता है, स्लाइटली 7 से लेस होता है, 6.5, ठीक है, अराउंड, ठीक है, नियर बाय, ठीक है। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जब हम पीएच फाइंड आउट करते हैं तो उसको हेंडरसन इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, और हेंडरसन इक्वेशन है pH इक्वल्स टू pK प्लस log सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। सॉल्ट मतलब ये हो गया CH3COO-, बेसिकली एसीटेट आयन है, वीक एसिड। यूं भी कह सकते हैं ये वीक एसिड है और ये कंजुगेट बेस है, ठीक है। तो वीक कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक एसिड, क्योंकि CH3COOH वीक एसिड है तो इसका ये कंजुगेट बेस है। एनीवे, इसी तरह से अगर हम बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच स्लाइटली 7 से ग्रेटर होता है, और ये जो मिक्सचर होता है वो होता है वीक बेस, और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट NH4Cl। तो NH4Cl और NH4OH इसका जो मिक्सचर हो गया वो हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। और यहां पर जो मेन रोल प्ले करते हैं वो NH4OH और NH4+ आयन है, और यहां पर जो मेन रोल प्ले करते हैं वो एसीटेट आयन और वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस है। और यहां NH4OH और NH4+ है, और यहां पर बेसिक बफर सॉल्यूशन में इस हेंडरसन इक्वेशन से हम POH फाइंड करते हैं, और जब हम POH फाइंड आउट करते हैं तो POH से हम फिर pH फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि POH इक्वल्स टू 14 - pH। तो POH इक्वल्स टू pKb log सॉल्ट अपॉन वीक बेस। सॉल्ट की जगह, सॉल्ट का मतलब NH4+ आयन का कंसंट्रेशन रखना है, और यहां वीक बेस NH4OH। तो ये सारे पॉइंट हम लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बफर सॉल्यूशन जो होते हैं, तो बेस्ट बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं? तो बेस्ट बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन और वीक एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल हो, यानी pH इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। और अगर सॉल्ट और वीक एसिड का कंसंट्रेशन सेम है तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो इस केस में pH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? pH इक्वल्स टू आ जाएगा pKa प्लस log 1, क्योंकि जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में log 1 की वैल्यू जो होती है, log 1 इक्वल्स टू होता है 0, तो हमारे पास pH इक्वल्स टू हो गया pK है। जो बेस्ट बफर सॉल्यूशन होता है, जो बेस्ट बफर सॉल्यूशन होता है उसका pH किसके बराबर होता है? pKa के बराबर। तो आपके पास नंबर 1 क्वेश्चन ये आ गया कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक बेस्ट बफर सॉल्यूशन है, एक अच्छा बफर कैपेसिटी वाला सॉल्यूशन है, तो उसका pH किसके बराबर होगा? तो आप लिखोगे pKa के बराबर। अब अगर उसने एसिडिक पूछा है तो pKa के बराबर, और बेसिक पूछा है तो pKb के बराबर। तो ये क्वेश्चन हुआ नंबर 1 कि बेस्ट बफर सॉल्यूशन का pH किसके बराबर होता है? तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के केस में हो जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के केस में हो जाएगा
pH इक्वल टू pK और बेसिक बफर सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेस्ट बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट और वीक बेस का कंसंट्रेशन सेम होता है। तो जब हम इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाए किसका, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, तो वो बेस्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब हम इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाए वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, तो वो बेस्ट बेसिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां बेसिक pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन वीक बेस, और अब यहां दोनों की वैल्यू इक्वल है तो यहां पर भी log 1 आ जाएगा और PO जो आ जाएगा वो आ जाएगा pKb, बी है बेटा, तो pKb प्लस log 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो POH इक्वल टू pKb। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए POH इक्वल टू pKb होगा और एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए pH इक्वल टू pKa होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बफर सॉल्यूशन की जो रेंज होती है, बफर सॉल्यूशन की जो रेंज होती है वो होती है pH इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1। तो pH रेंज यानी बफर, एक मिनट में एक बार लिख लूं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लस माइनस 1, तो ये pH रेंज है। यानी बफर जो है, बफर रेंज जो होती है, बफर जो वर्क करता है वो किस रेंज में वर्क करता है, तो उसका जो pKa वैल्यू है उसका प्लस माइनस 1, उसका प्लस माइनस 1। और यहां पर वही चीज आ जाती है POH रेंज के फॉर्म में, या यही कॉन्सेप्ट आ जाता है POH के फॉर्म में। तो POH क्या होगा, POH रेंज pKb प्लस माइनस 1, तो ये यहां रेंज है, ध्यान देना। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। देखो अब इसका मतलब फर्स्ट इसको मैं इसको 3 पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं और सिमिलर वहां पर भी हो जाएगा। तो देखो pH रेंज इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। अब अगर हमारे पास सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो है 10 और इसका है 1, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 10 और इसका है 1, तो अब इस केस में हो जाएगा pH इक्वल्स टू pKa प्लस log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास pH का वैल्यू आ जाएगा pKa प्लस 1। जो भी वीक एसिड का pK है उसमें प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10, मतलब इनका जो रेशियो है, सॉल्ट और वीक एसिड का जो रेशियो है वो 10:1 है। ठीक है, यानी ये 1 है तो ये 0.1 है, चलेगा। ठीक है, अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन 1 m है और वीक एसिड का 0.1 m है, तो सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का रेशियो 10/1 आ जाएगा और उस केस में pH इक्वल टू pKa प्लस 1 आएगा। इसका मतलब यहां पर यह हुआ बेटा कि मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, तो यहां पर जो होगा, एक मिनट थोड़ा माइक सेट कर लूं, हाँ, तो यहां पर यह होगा बेटा कि सॉल्ट का रेशियो, सॉल्ट इस टू वीक एसिड का जो रेशियो है वो 10:1 हो गया और ये बफर सॉल्यूशन काम करेगा। और इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं जिसमें ये तो 1 है और ये 10 हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में तो pH इक्वल टू क्या हो रहा है, pH इक्वल टू pKa प्लस 1, और ये बफर की लिमिटिंग लाइन है। दूसरा हो गया बेटा, जब सॉल्ट और वीक एसिड का रेशियो 1:1 हो,
तब पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पी के ए के बराबर, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका, यानी log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अब तीसरा वाला केस ये है, ये थर्ड केस, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस, ये हो गया मेरा सेकंड केस, ये अब मेरा थर्ड केस। अब मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूं। थर्ड केस में मैं ये ले रहा हूं बेटा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इज टू वीक एसिड का कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा 1:10। अब जब 1:10 आएगा तो यहां पर 0.1 आ जाएगा, और log 0.1 की जो वैल्यू होगी, log 0.1 की जो वैल्यू होगी बेटा, log 0.1 मतलब 10⁻⁻1 तो यहां आ जाएगा। तो अब इस केस में pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा pKa-1। तो बफर, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जैसे बफर सॉल्यूशन है बेटा, बफर सॉल्यूशन है, समझो मेरी बात को। तो बफर सॉल्यूशन है, मैं इसको इधर ले लेता हूं, pH इक्वल्स टू pKa +-1। अब मैंने यहां जैसे ये मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन है, इस बफर सॉल्यूशन में CH3COONA का कंसंट्रेशन मैंने 1 m ले लिया, और CH3COOH का कंसंट्रेशन भी 1 m ले लिया, यानी इक्वल है। तो ये बेस्ट बफर सॉल्यूशन है, और ये हमारी ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया इस केस में। अब अगर मैंने इसकी जगह कंसंट्रेशन ले ली, इसकी कंसंट्रेशन ले ली मैंने 10 m ले ली, और इसकी 1 m ले ली, या फिर ये बोलूं मैंने इसका कंसंट्रेशन मैंने 10 m नहीं रखा, 1 m ही लिया, और इसका ले लिया 0.1। तो अब ये वाली सिचुएशन आ गई इस केस में। इस केस में इस सॉल्यूशन की सिचुएशन ये है, यानी सॉल्ट 10 टाइम ज्यादा है, तो इस केस में pH इक्वल्स टू pKa +1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, ध्यान देना, अगर मैंने ये क्या कर दिया कि अगर मैंने यहां 2 m ले लिया, कितना ले लिया बेटा, 2 m ले लिया, तो अब ये जो रेशियो हो गया ये एक्सीड कर गया 10:1 से, यानी सॉल्ट का रेशियो, अब ये तो सॉल्ट है, और सॉल्ट का रेशियो, सॉल्ट है 2, और ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड है 0.1, तो सॉल्ट अपॉन वीक एसिड ये हो गया हमारा 2/0.1 मतलब 20/1, यानी ये रेशियो हो गया हमारा 20:1। अब इस केस में ये बफर वर्क नहीं करेगा, अब ये बफर सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो गया, यानी बफर नेचर इन pH इक्वल्स टू pKa +-1 के बीच में ही बना पाता है। बेस्ट बफर सॉल्यूशन pH इक्वल्स टू pK। अब आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि जैसे CH3COOH और CH3COONA का सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, अब आपको ये वैल्यू भी गिवन है, और पूछा जाए कि ये बफर है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एक्ट एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट और वीक एसिड का रेशियो 10:1 वाली रेंज में नहीं है, या 1:10 वाली रेंज में नहीं है, 10:1 और 1:10। ठीक है, यहां पर जो सॉल्ट है, सॉल्ट और वीक एसिड का जो रेशियो आ गया बेटा, वो आ गया 20:1, मतलब दिस इज, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना
सॉल्ट को, ये बेस्ट बफर सॉल्यूशन है सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला बेस्ट बफर सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे किस लेवल तक ये तो हो गया हमारा बेस्ट, ठीक है। अब इसमें हम सॉल्ट और वीक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वीक एसिड के कंपैरिजन में सॉल्ट को 10 टाइम ऊपर बढ़ाया जा सकता है। सॉल्ट वीक एसिड को कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट को अगर हम 10 टाइम तक बढ़ा के चलेंगे तब तक तो ये बफर अपनी बफर नेचर को बनाए रखेगा। और जैसे ही ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10 से एक्सीड हो गया, ये 11:1 आ गया, 12:1 हो गया, तो हम बोलेंगे अब ये बफर अपनी रेंज से बाहर निकल गया, यानी बफर की नेचर खत्म हो जाती है। सिमिलरली अगर हम यहां सेकंड से थर्ड पे आ रहे हैं तो कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वीक एसिड को 10 टाइम तक बढ़ा सकते हैं। अगर वीक एसिड को 10 टाइम से ज्यादा बढ़ा दिया तो बफर अपनी नेचर खो देता है। तो इसीलिए है ना, बफर रेंज क्या होती है, पीएच रेंज, बफर की जो पीएच रेंज क्या होती है, तो वो लिखते हैं हम पीके प्लस -1। इसका उल्टा भी है कि अगर ये इसकी वैल्यू तो हमने 0.1 ले रखी है और इसकी वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। तो अब इस केस में ये तो 0.1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये रिवर्स हो गया सारा काम। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्ट है 0.1 और ये है 2, 1/20, यानी यहां हो गया ये 1:20, तो भी ये बफर नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया कि बफर रेंज का मतलब क्या है, कि बफर एक डेफिनेट रेंज में ही काम करता है और उस बफर की जो रेंज होती है वो उसके वीक एसिड के पीके वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो आपसे कोई पूछे कि बफर रेंज किस पे डिपेंड करती है, तो आप लिखोगे उस बफर सॉल्यूशन के अंदर जो वीक एसिड है उसके पीके पर। अब ये हुई एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन में मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा, वही वाला कंसेप्ट है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, pKb प्लस -1 आ जाएगा, यानी वहां पर भी जब सॉल्ट और वीक बेस का, क्योंकि बेसिक बफर सॉल्यूशन में तो वीक बेस लेते हैं हम, ठीक है, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट और वीक बेस का जो रेशियो है 1:1, अच्छी बात है, बेस्ट बफर सॉल्यूशन है। और फिर इसमें हम वीक बेस को कांस्टेंट करके सॉल्ट को 10 टाइम बढ़ा सकते हैं, या फिर सॉल्ट को कांस्टेंट रख के वीक बेस को 10 टाइम बढ़ा सकते हैं, वो का वो सेम डिस्कशन यहाँ रहेगा। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन की जो पीओएच रेंज है वो उसके पीकेबी पे डिपेंड करेगी, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन की जो पीएच रेंज है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने जो वीक एसिड लिया उसके पीके पे डिपेंड करेगी। अब इसमें एक टर्म आती है बेटा, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी क्या होती है? तो जो बफर कैपेसिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। बीएस का मतलब बफर सॉल्यूशन से है, बीएस का मतलब बफर सॉल्यूशन से है, और नीचे लिखेंगे हम चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच, और पीओएच बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ये अभी फॉर्मूला आप लर्न कर लो। अभी मैं है ना बफर सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लूंगा उसके अंदर आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। बफर कैपेसिटी का कंसेप्ट मैं आपको थ्रू क्वेश्चन क्लियर करूंगा, पर एक बार ये फॉर्मूला माइंड में रखो बेटा, क्योंकि साइंस के अंदर आप जितने ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होते जाएंगे। कुछ ऐसे
जो रूटीन क्लासेस होती है, ये जो हम क्लास रूम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चीजें क्लियर नहीं हो पाती है वो ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लियर होती है। तो अब दूसरा ये है कि क्या कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन हम स्ट्रॉन्ग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे पास CH3COOH है और NaOH, तो मैं ये कह रहा था कि क्या हम, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। तो क्वेश्चन ये था मेरा कि क्या हम वीक एसिड और वीक बेस को, हमारे पास दो सॉल्यूशन, दो हैं, वीक एसिड और वीक बेस है, और वीक एसिड और वीक बेस को मिलाया और इसको मिक्स किया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम वीक एसिड और वीक बेस को मिलाकर, ठीक है, बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा यस, बना सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन सकता है, यस बन सकता है, क्योंकि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो जब मैंने CH3COOH प्लस NaOH को मिक्स करूंगा तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और CH3COO Na और H2O बनाएंगे। सपोज करो मैंने इसके मोल या मिलीमोल्स की बात कर लूं, एक इसके तो लिए मैंने 10 मिलीमोल्स और इसके लिए 6 मिलीमोल्स, 0 बिफोर रिएक्शन। लिमिटिंग एजेंट NaOH, क्योंकि इसका 10 होता है, इसका भी 10 होना चाहिए, बट हमने NaOH कम लिया है, यानी हमारे पास जो M1V1 की वैल्यू है और यहां M2V2 की वैल्यू जो है, तो इस केस में ये वाली वैल्यू ज्यादा है। मैंने आपको बार बार बताया कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट मोल होता है, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अगर ये वॉल्यूम लीटर में लिया हुआ है, ये वॉल्यूम लीटर में लिया है तो ये मोल है, और अगर ये वॉल्यूम ml में लिया हुआ है तो ये मिलीमोल्स है। तो जनरली हम mLs की बात करते हैं, सॉल्यूशन लीटर्स में लेते नहीं है लैब में। तो मैंने इसलिए कहा कि ये इसके 10 मिलीमोल्स लिए मैंने और उसके 6 मिलीमोल्स लिए, यानी 1m CH3COOH के 10 ml ले लिए और 1m NaOH के 6 ml ले लिए। तो M1V1 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, M2V2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब होगा क्या, इसका 6 इसके 6 से रिएक्शन करेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो रिएक्शन के बाद 0 हो जाता है, और ये 10 इसका 6 इसके 6 से रिएक्ट करेगा तो बाकी 4 रह जाएगा, यानी 10 - 6 तो रिएक्ट कर जाएगा, 10 में से 6 रिएक्ट कर जाएगा NaOH से। अब ये कितना बन जाएगा, 6 और 6। वाटर से मतलब है नहीं, वैसे वाटर एक्सिस में है। तो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या हो गया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास 4 मिलीमोल तो CH3COOH के हैं और 6 मिलीमोल्स CH3COONA के हैं, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन हैव, इस सॉल्यूशन में हमारे पास CH3COOH है और उसके मिलीमोल्स कितने हैं, 4, और CH3COONA है और वो कितना है, 6। तो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों का सॉल्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये हमारे पास, तो इसका मतलब हम एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दें तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन सकता है। तो हमारा आंसर होगा यस, और पर उसके लिए एक कंडीशन है कि वीक एसिड का जो M1V1 होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किसके कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग बेस के M2V2 से, या N1V1 ज्यादा होना चाहिए M2V2 से। तो इसका मतलब इसके जो मिलीमोल्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में। अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में बात करूं तो भी N1V1 ज्यादा होना चाहिए N2V2। वैसे नॉर्मेलिटी डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपको न्यूमेरिकल में यही देंगे कि 1m 10 ml CH3COOH 1m 60 ml NaOH मिक्स किया, what will be the pH of resultant solution if pKa value of CH3COOH value of CH3COOH is 4.74, यानी आपको CH3COOH का जो pKa गिवन है उस, तो अब हम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि pKa दे रखा है और एक एसिड और एक बेस मिला दिया है। तो जब आपको एक एसिड और एक बेस मिलाया हुआ हो तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो इस तरह से कि M1V1 वीक एसिड का ज्यादा है कि नहीं है तो ये बेसिक बफर ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। और अब इस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। तो अब इस केस में pH इक्वल्स टू आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 6/4। अब हमारे पास 6, ठीक है, 6 को अब मैं इसको सॉल्व करूं 6/4 को, तो ये 3/2 हो गया। लोग अब ये pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा 4.74, pH आ जाएगा 4.74 प्लस ब्रैकेट में log 3 माइनस log 2, ब्रैकेट में क्या ले लिया मैंने, log 3 माइनस log 2। अब प्लस log 3 की वैल्यू होती है 0.477 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। तो अब हमारे पास pH आ जाएगा 4.74 प्लस 0.3 गया तो ये बचा हमारे पास 0.177, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.818। कैलकुलेट करके देख लेना तो pH ही आ जाएगा। तो हमारा ये जो बेसिक ये हमारा जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है इसका pH 4.8 के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हो गया बेटा कि सीधा है आपको इसमें M1V1 वीक एसिड के दे रखे होंगे या N1V1 वीक एसिड के दे रखे होंगे और इधर से M2V2 या फिर N2V2 की वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस की दे रखी होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन रिवर्स भी हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब अगर या वीक एसिड की जगह आपको वीक बेस दे दिया, वीक एसिड की जगह वीक बेस दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस की जगह स्ट्रॉन्ग एसिड HCl दे दिया या HCl दे दिया और यहां CH3COOH की जगह NH4OH दे दिया, ठीक। तो अब इस केस में इस केस में ये हो जाएगा, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, यस बन जाएगा। अगर कंडीशन वीक बेस की M1V1 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, NH4OH ये रह जाएगा और NH4Cl ये हो जाएगा और ये बेसिक बफर बन जाएगा हमारा। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक बफर बन जाएगा। तो इसका मतलब हम एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला के बेसिक बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं, यस कंडीशन ये है। और इसी तरह से हम एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने देखा बफर रेंज के बारे में बात की हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस किस तरह से मिला के बफर सॉल्यूशन बनेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके बफर सॉल्यूशन के कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे बेटा। और लेकिन चलो अभी क्वेश्चन आएंगे तो कर लेते हैं। एक पॉइंट और याद आया जो मैं क्लियर करता हूं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो 20 ml of 0.2 NaOH is added to 50 ml of 0.2 CH3COOH to give 70 ml।
ये क्वेश्चन आ ही गया जो अभी अपन ने डिस्कस किया ही है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये हो गया बेटा कि CH3COOH एंड NaOH, CH3COOH प्लस NaOH, तो CH3COONA प्लस H2O। अब इसका 20 इसका हो गया हमारे पास, इसका ले लेते हैं M2V2 और इसका ले लेते हैं हम M1V1। तो M2 हो गया 0.2 इंटू 20, 0.2 इंटू 20 मतलब 0.4 हो गया ये, ठीक है ना। 0.2 इंटू 20 4 हो गया, सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और इसी तरह से 0.2 m CH3COOH के 50 ml है, के 50 ml है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मिलीमोल। तो ये क्वेश्चन वही बन गया बेटा जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। अब इसमें ये तो होगा 0 0 और आफ्टर रिएक्शन ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हमको यहां पर क्वेश्चन में खाली एसिटिक एसिड का क्या दे रखा है, Ka आयन, Ka दे रखा है। Ka वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻5। Ka वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻5। तो pKa की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अब Ka की जगह हम क्या रख देंगे, Ka की जगह हम रख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻5। तो pKa की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.7। क्वेश्चन सेम ही है बेटा, अब आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें सीधा सा फंडा है pH इक्वल्स टू P। अब ये क्लियर हो चुका है कि इसमें ये इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो बन गया। pH इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट 4/6। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ए आंसर आ जाएगा इस केस में। ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। A certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX. Kb for X minus is 10⁻⁻10. Calculate pH of buffer solution. ये स्टूडेंट क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर बहुत इजी है, तो मिस्टेक क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको। देखो ये pH है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन वीक एसिड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जल्दबाजी में आप ये क्वेश्चन मिस्टेक करते हो, क्योंकि आपको यहां Kb की वैल्यू दे रखी है। Kb की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻⁻10, ठीक है। तो अब ये इक्वल कंसेंट्रेशन है, यानी X माइनस है और HX है, दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल है। यानी यहां पर एक तरह से सॉल्ट इक्वल्स टू वीक एसिड है, तो log 1 आ जाएगा। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहां पर तो log 1 आ जाएगा, और जब ये log 1 आ जाएगा बेटा, तो log 1 की वैल्यू 0, तो pH इक्वल्स टू क्या आ जाता है, pKa। अब स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, अब वो क्या कर देता है, इसका आंसर 10 लिख देता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है बेटा। pH इक्वल्स टू pKa होगा, लेकिन हमारे को यहां pKa तो गिवन ही नहीं है बेटा, Kb गिवन है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था बेटा, Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw। वीक एसिड और वीक बेस, कंजुगेट वीक एसिड और वीक बेस के जो Ka और Kb होता है, उसका प्रोडक्ट हमेशा Kw यानी 10⁻⁻14 के इक्वलेंट होता है। तो अब हमारे पास Ka इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय Kb, और Kb की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Kb की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻10 है, तो
के ए की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁴ और के ए की वैल्यू 10⁻⁻⁴ हो गई तो पी के ए की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि पी के इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, तो हमारे पास पीएच इक्वल टू 4 हो गया। स्टूडेंट 10, मैंने ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिया है, मैंने स्टूडेंट्स को मैं देता हूं, टेस्ट लेता हूं, तो वो जल्दबाजी में इसका आंसर 10 लिखते हैं। 4 चॉइस में मैं 10 भी लिखता हूं, 4 भी लिखता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन दिया मैंने। एक और कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन को ही ले लेते हैं। पीएच इक्वल्स टू क्या है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन। अब आपको एक देखो, यहां एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, वो क्लियर कर रहा हूं। देखो, बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। ये तो क्लियर हो ही चुका है आपका, मैं बता चुका हूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन है, और उस पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन में उसका वीक एसिड का पीके तो कांस्टेंट है, इसका मतलब पीएच इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज होगा। यस, तो एक डेफिनेट रेशियो वाला सॉल्ट वर्सेस वीक एसिड, इसका जो रेशियो है सॉल्ट और वीक एसिड, इसके डिफरेंट रेशियो पर पीएच की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि पीके तो पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन के लिए फिक्स है, जैसे CH3COOH है। अब मेरे पास ये वाला बफर सॉल्यूशन है CH3COOH प्लस CH3COON। अब इस केस में पीके की वैल्यू 4.74 है तो है, तो क्या इस बफर सॉल्यूशन की पीएच अब किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों की वैल्यू पे। कीपिंग कांस्टेंट concentration of salt and concentration of weak acid increase by x time, x गुना बढ़ा दें। What will be the new pH? What will be the new pH? Question. What will be the new pH? तो अगर हम कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीज बाय x टाइम, तो अब यहां पर सॉल्ट कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, pK प्लस लॉग 1/x। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखी है, तो मैंने इसको हटा दिया, और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं pH इक्वल्स टू pKa माइनस लॉग x, क्योंकि प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो न्यू pH हो जाएगी। अब आपको कह दिया जाएगी है ना, आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो, ये 1 और 1 है, तो पीके की वैल्यू 4.74 है। अब मैंने इसको 10 टाइम बढ़ा दिया, 10 टाइम बढ़ा दिया, 10 टाइम बढ़ा दूंगा तो अब क्या आ जाएगा, x की 10 टाइम बढ़ा दिया तो log 1/10 की वैल्यू होती है -1, तो pK -1, तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपको समझ में आ गई मेरी बात? भाई मैंने x टाइम बढ़ाया है, अब वो x टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या कहा, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, इसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है, यानी इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो pK की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.74, तो pH का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, pH का वैल्यू भी आ जाएगा 4.74, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब मैंने सॉल्ट को तो 1 ही रखा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो 1 ही फिक्स रखा, और इसका कंसंट्रेशन 10 टाइम बढ़ा दिया, तो log 1/10 -1 होता है, तो अब इस केस में ये -1 आ जाएगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा।
यानी log 1/10 आ जाएगा, और log 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, -log 10। तो ये वाली बात आ गई। अब मैं इसी तरह से बेस के लिए भी यही बात हो जाएगी बेटा। अब मैं अगर कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कर दूं, कीपिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ले लूं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज x टाइम कर दूं। अब रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को मैंने, व्हाट विल बी द न्यू पीएच। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर आएगा इस केस में आंसर आएगा x/1। यानी अब मैंने क्या किया है, ये 1 है, ये 1 है, इसको तो 1 ही रखा, इसको 10 बढ़ा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, यानी यहां x की वैल्यू 10 है, यानी इसको 1 से बढ़ाकर x टाइम कर दिया। तो क्या हो जाएगा, pH = pK प्लस log x, क्योंकि ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तब उस केस में न्यू pH क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी pK में ये कर दो। इसका मतलब हमारे पास pH pK प्लस log x, यानी यहां यूं भी बोल सकते हो। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ठीक है, इसको इसी तरह से रहने दो, आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि हम सॉल्ट और वीक एसिड इनकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, सॉल्ट और वीक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, या सॉल्ट और वीक एसिड का जो रेशियो है वो चेंज होगा, तो बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होगी। यस, बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होगी। ठीक है, स्टूडेंट लिखते हैं नो चेंज, उन खाली दिमाग में ब्रेन में ये बिठा के रखते हैं वो कि बफर सॉल्यूशन का मतलब पीएच चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है। ठीक है, क्यों, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन वाला जो बफर सॉल्यूशन है उसकी पीएच फिक्स है। लेकिन सॉल्ट और वीक एसिड का या सॉल्ट और वीक बेस का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा तो पीएच चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। Which among the following solution will be the most efficient buffer? Most efficient buffer का मतलब ये हो गया जिसकी बफर कैपेसिटी सबसे अच्छी हो। तो मैंने ये बताया था आपको कि है ना, हम ऐसा बफर सॉल्यूशन जो जिसका pH = pKa हो या pH = pKb हो, मतलब सॉल्ट और वीक एसिड का या सॉल्ट और वीक बेस का जो रेशो हो 1:1 हो, यानी यहां बी आंसर सही हो जाएगा। 0.1 है NH4Cl 0.1, तो इस केस में POH PKb के बराबर आ जाएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये पता लगाते हैं ए के बारे में। हम अब ए के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तो pH = क्या हो जाएगा, ए के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो pH = pKa प्लस log सॉल्ट कितना है 0.1, ये कितना है 0.01। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, तो हमारे पास आ जाएगा pKa + 1, यानी ये भी बफर है और ये भी बफर है, लेकिन इसमें से बेस्ट बफर ये है। ठीक है, क्योंकि यहां पर pH pKa + 1 के बराबर है, जबकि इस केस बी केस में क्या है, बी केस में जो POH है वो एग्जैक्ट pKb के बराबर है, यानी सॉल्ट और वीक बेस का रेशियो इक्वल है। सी के बारे में देखें क्या है, तो सी के बारे में डिस्कस करें। सी ये हो गया pH = क्या हो गया, pH = हो जाएगा pKa प्लस log सॉल्ट कितना है 0.02, ये कितना है 0.01, तो ये भी काम करेगा। ठीक है, और यहां पर अब log 2 आ जाएगा, तो log 2 इसका मतलब ये भी बफर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा बफर कौन सा है तो बी, उससे बेकार बफर कौन सा है तो सी, और सबसे बेकार बफर कौन सा है तो ए। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह अगर मैं यहां वैल्यू जैसे ये तो वैल्यू में रखता 0.001 और ये वैल्यू थी 0.2,
ठीक है, तो अब मैं करके देख लूं, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तब इसकी आ जाएगी लोग, तो यहां पर आ जाएगा लोग 200, और इसका मतलब ये इस केस में ये बफर है ही नहीं फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशियो 1:10 या 10:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ HA एंड A- इज 5। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, एक बार देखो। pH of mixture of HA and A- buffer is 5। ठीक है, Kb की वैल्यू 10⁻⁻10 दे रखी है। अब हमको Kb की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻⁻10 दे रखी है। तो सबसे पहले ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, मैंने फिर क्वेश्चन में Kb दे रखा है, तो Kb दे रखा है 10⁻⁻10, तो Ka की वैल्यू ही यूज करेंगे, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसने कहा है कि pH ऑफ मिक्सचर ऑफ HA एंड A- बफर इज 5। ठीक है, अब pKa की वैल्यू 10⁻⁻4 हो गई, तो pKa की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग A-अपॉन HA। ये तो हो जाएगा हमारा इसका हेंडरसन इक्वेशन। अब इसमें रेशो पूछ रखा है HA वर्सेस A- का। अब pH कितना दे रखा है हमको, pH दे रखा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को pH कितना गिवन है, pH गिवन है देखो 5, तो इसकी वैल्यू मैं 5 रख दूं, इसकी वैल्यू मैंने 4 रख दी, प्लस लॉग A- अपॉन HA कर दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log A- अपॉन HA 5-4, और 5-4 का मतलब क्या हुआ, log A- HA इक्वल्स टू 1। तो अब यहां पर देखो, हमको इस केस में क्या करनी, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। स्मार्ट कैलकुलेशन का मतलब यह हुआ कि हमारे को लॉग, अब एंटी लॉग निकालने से ज्यादा अच्छा है कि हम इस तरह से चले। अब इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो बताओ ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 1 आ जाए। तो हमको मालूम है log 10 किसके बराबर होता है, 1। इसका मतलब A- इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर A- अपॉन HA की वैल्यू, A- अपॉन HA की वैल्यू 10 है तो 1, अगर ये 2 आता तो A- HA की वैल्यू 100 हो जाती। यही वैल्यू अगर 0.3 आती तो A- अपॉन HA की वैल्यू 2 हो जाती, क्योंकि ये एक वैल्यू है जिसकी log A- HA की वैल्यू 1 है। कब होगी, जब ये वाली वैल्यू 10 होगी। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए, A- अपॉन HA की वैल्यू आपके पास 0.3 आती, तो हम क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2, क्योंकि log की वैल्यू कुछ रटा रखी है मैंने। अब इसकी वैल्यू अगर 0.3 ना होकर 0.47 होती तो ये log 3 हो जाता, और आप बोलते सर नहीं नहीं सर 0.4 ही है, तो 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू हो जाती। तो इस तरह से हमको फाइंड करना है। फिर भी मैंने आपको एंटी लॉग निकालना भी सिखा रखा है, हम अभी उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे। मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि A- HA की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब A- HA की वैल्यू 10 है, तो मेरे पास A- अपॉन HA की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A- अपॉन HA इक्वल्स टू 10। अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, HA अपॉन A-, तो HA अपॉन
ए माइनस कर दिया तो वो आ गए 0.1, इसका मतलब मेरे पास आंसर आ जाएगा सी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए। और जब भी आपको एंटी लॉग वाली बात आएगी ना, तो मैंने आपको बताया एग्जाम में बहुत इजी वैल्यू आती है। फाइनल आंसर जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 0.3 आ गया, सीधा 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ गया तो log 5 हो गया, यानी 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम, अच्छा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। डिस्कशन ये पॉइंट क्या है ये क्लियर कर रहा हूं। हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HClO4, HI, HCl, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जस्ट कुछ लिखे हैं मैंने, आप जानते भी हो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की भी तो आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की भी तो आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। जैसे हम कहते हैं कि HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे थोड़ा वीक H2SO4 है। तो अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड्स की HNO3 हो गया, ठीक है, HNO3 भी इसमें एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अब ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ हम किस तरह के सॉल्वेंट में देख सकते हैं, वाटर में नहीं देख सकते। वाटर इनके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट है। वाटर इनके लिए क्या है? वाटर इनके लिए बेटा लेवलिंग सॉल्वेंट है। लेवलिंग का मतलब ये है कि H2SO4, HClO4, HI, HCl, HNO3 ये इक्वल स्पीड से 100% आयोनाइज हो जाएंगे। तो हम वाटर में डाल के ये पता नहीं कर सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। कंपैरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे 10 रेसलर हैं, 10 पहलवान हैं। अब इनमें भी तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब आप क्या कर रहे हो, मेरे जैसे सिंपल कमजोर आदमी से उन लोगों की लड़ाई करवा रहे हो। तो मैं तो मैं रिंग में उतरूंगा, जैसे ही सामने वाला रेसलर फाइट के लिए रिंग में उतरेगा, मैं ऑलरेडी रिंग में खड़ा और सामने एक रेसलर है, अब वो मेरे से फाइट करने के लिए रिंग में आया। जैसे ही वो रिंग में चढ़ा, मैं भाग गया, वो जीत गया। अब रेसलर बी आया, वापस में आकर रिंग में खड़ा हो गया, रेसलर बी आया और जैसे ही रिंग में आया, मैं देख के उसको भाग गया, फिर बी जीत गया। फिर वापस आया रिंग में, मैं खड़ा हो गया, रेसलर सी आया, जैसे ही रेसलर सी, पहलवान सी रिंग में चढ़ा, मैं उसको देख के भाग गया, वो जीत गया। अब बताओ एबीसी में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? कि मेरे से फाइट करने पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि एबीसी में कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मेरे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसी तरह से वाटर के अंदर ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड 100% और इक्वल स्पीड से आयोनाइज हो जाते हैं। तो वाटर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बीच में डिफरेंशिएटेड नहीं कर पाता है, उनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मेरे को रिंग में नहीं उतारेंगे, मेरी जगह कोई दूसरा रेसलर उतारेंगे, ठीक है, और वो उससे फाइट करेगा। तब मालूम पड़ेगा कि एबीसी में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मेरी जगह एक ऐसा रेसलर उतारा गया जो एबीसी से तो वीक है लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, अब वो जो मिस्टर डी है वो एबीसी से फाइट करेगा। तो जो तीनों रेसलर में से जो सबसे ज्यादा देर तक फाइट करेगा वो वीक हो गया, और जो जल्दी फाइट करके और डी को हरा देगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो उनके लिए वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट होता है। तो उसके लिए हम कोई एसिडिक सॉल्वेंट लेते हैं जो उनके एसिडिक सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे एसिडिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, ये एसिडिक सॉल्वेंट में आते हैं। तो एसिडिक सॉल्वेंट
खुद भी एसिड है तो सामने वाले के H+ आयन देने में दिक्कत होती है। तो इस केस में जो जैसे 4 या 5 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनमें से जो सबसे जल्दी H+ आयन रिलीज कर पाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो मैंने अभी एक डिस्प्ले दिखा रहा हूं मैं, आप इसको रीड करें कि कैन यू टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। यस, तो इसको आप रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एसिड का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो एसिडिक एसिड में देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस एक्टिंग एज अ बेस। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर सॉल्यूशन में बिकम्स वीक in acidic acid. The reason is that acidic acid has less tendency to accept a proton as compared to water. यानी ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी की बात चल रही है बेटा। Taking acidic acid as a solvent, the relative strength of the acid has a order, जो लिखा हुआ है। In water, the above acids are equally strong and thus their relative strength can be compared only in acidic acid. ठीक है, तो इसको रीड कर लेना और ज्यादा इसको टेंशन नहीं करना है इस पॉइंट को, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।